नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं एडवोकेट नीरज शर्मा जी। नमस्कार सर। नमस्कार राजेश जी। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। सर, जब व्यक्ति जवान होता है तो उसके जीवन में एक आनंद का क्षण होता है, वो होता है उसकी मैरिज। तो आज हम मैरिज के बारे में जानना चाहते हैं कि कानून मैरिज को किस तरह डिफाइन करता है? जी राजेश जी, जो शादी है वो डेफिनेटली हर व्यक्ति अपने जीवन में मोर और लेस करता ही है। और हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी शादी को एक मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट माना है। शादी हर व्यक्ति की उसके धर्म के रीति रिवाज के हिसाब से कराई जाती है या लीगली उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। लेकिन हिंदुस्तान में, इंडिया में पर्टिकुलरली, शादी फंडामेंटली 5 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एज पर हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट किन लोगों पे अप्लाई होता है? एक्ट ये बोलता है कि एनीबडी हु इज नॉट ए मुस्लिम, ए क्रिश्चियन, पारसी और ज्यू, एनीबडी हु इज नॉट दीज फोर, उसके ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट अप्लाई होगा। तो फंडामेंटली हमारे पास 5 मैरिज के कोड हो गए। एक हो गया हिंदू मैरिज एक्ट, एक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, और पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट, और हमारे पास हुआ इंडियन क्रिश्चियंस मैरिज एक्ट, और हमारे पास हो गए ज्यूज पर्सनल लॉ। सो कोई भी मैरिज होगी वो इनमें से, इन्हीं पांचों में से एक लॉ के अंडर रिकॉग्नाइज होगी। एक और इसमें एक स्पेशल कैटेगरी हम ये कह सकते हैं, जबकि वो इसमें फॉल हो सकती है, जो आती है, एक स्पेशल मैरिज एक्ट है इंडिया के अंदर, जो कि नेसेसरीली किसी रिलीजन में फॉल नहीं करता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि एक एक क्रिश्चियन किसी मुस्लिम से शादी करता है, या कोई एक हिंदू किसी मुस्लिम से शादी करता है, तो हिंदू मैरिज एक्ट में ऐसी शादी को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ में भी इस शादी को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। तो इस तरह की मैरिज को लीगल सैंक्टिटी देने के लिए इसको इंडियन मैरिज एक्ट के अंडर रजिस्टर किया जाता है, जो कि फुली लीगली एनफोर्सेबल है। और इंडियन मैरिज एक्ट में रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ये क्रॉस रिलीजन शादी करना कोई जरूरी नहीं है। अगर आपने हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से भी शादी की है, आप एक एप्लीकेशन मूव करेंगे रजिस्ट्रार के यहाँ, और अपनी शादी को इंडियन मैरिज एक्ट के अंडर आप रजिस्टर करा सकते हैं। तो आई थिंक आपका ये सवाल होना चाहिए कि कोई ऐसा क्यों करेगा। तो इसमें एक स्पेसिफिक बेनिफिट ये होता है कि कुछ रूल्स या कुछ पर्सनल मैरिज में, पर्सनल रिलीजन में जो पर्सनल लॉज होते हैं, वो कुछ कभी कभी ऐसे होते हैं जो दोनों पार्टीज को सूटेबल नहीं है या उनको अलाइन नहीं करते हैं। जैसे अगेन मैं एग्जांपल दूं मुस्लिम मैरिजेस में, कि वहां पर 3 तलाक वाला जो प्रकरण है वो अभी भी चालू है। मतलब एक सिंगल सिटिंग में 3 तलाक कोर्ट ने खारिज कर दिया है, लेकिन आज भी आप अलग अलग 3 सिटिंग में 3 तलाक से आप अलग हो सकते हैं। तो अगर आप इस पर्सनल लॉ को अलग करके आप दूसरे लॉ से गवर्न होना चाहते हैं, तो आप अपनी शादी को, जो कि एक मुस्लिम शादी थी ओरिजिनली, आप उसको इंडियन मैरिज एक्ट में रजिस्टर करा लें। फिर आपके ऊपर वो ट्रिपल तलाक वाला रूल लागू नहीं होगा। आपकी शादी को एनल करने के लिए या मैरिज को में डिवोर्स लेने के लिए बिना कोर्ट को अप्रोच किए और कोई रास्ता ही नहीं है आपके पास। तो अगर आप ऐसे लॉ से गवर्न होना चाहते हैं तो आप इंडियन मैरिज एक्ट में रजिस्टर कीजिए। सर, एक बात हम जानना चाहते हैं कि हमने ये सुना है कि कानून में ये चेंजेस आ गए हैं कि अगर आप मैरिज करते हैं तो उसे 1 साल के अंदर-अंदर रजिस्टर करवाना ज़रूरी है कानूनी रूप से। तो क्या जो जी आपने मैरिज के टाइप्स बताए कि हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम मैरिज, तो क्या इन सबको ज़रूरी है 1 साल के अंदर वो रजिस्टर्ड करवाएँ अपने आप को? जी जी, जो जो ये 5 लॉज हैं हमारे पास, या
इंडियन मैरिज एक्ट भी अगर मान ले स्पेशल, तो 6 लॉज हैं। तो ये मैरिज करने तक का रास्ता है। एक बार आपकी मैरिज हो गई, उसके बाद रजिस्ट्रेशन का जो नियम है वो सबके ऊपर बराबर लागू होगा। आपको रजिस्टर कराना मैंडेटरी है। और ऐसा नहीं है कि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो शादी ऑटोमेटिकली एनल हो गई या वॉइड हो गई। तो उसके बाद जो प्राविधान है उसमें पेनल्टीज हैं। प्लस अभी धीरे धीरे रूल्स बदलते जा रहे हैं। कुछ प्रोसेस में आपको मैरिज सर्टिफिकेट देना मैंडेटरी है। तो अगर आप चाहें भी तो उसको अवॉइड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर हस्बैंड वाइफ के से सरनेम अलग है और वाइफ हस्बैंड का सरनेम अडॉप्ट करना चाहती है, तो बिना मैरिज सर्टिफिकेट के वो पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट लेना ही पड़ेगा। इट मीन्स कि हमें रजिस्टर्ड करवाना ही पड़ेगा अगर हम कोई भी कानूनी रूप से जुड़ा हुआ दस्तावेज बदलते हैं या उसमें अप्लाई करते हैं। जी जी बिल्कुल, एक पड़ेगा, वो कानूनन रिक्वायरमेंट है। और मैरिज सर्टिफिकेट के और भी बेनिफिट्स हैं। जैसा अभी मतलब हम शायद आगे बात करेंगे उस बारे में, कि शादी करते टाइम कोई डिवोर्स के बारे में नहीं सोचता है। जी। लेकिन वो भी एक पॉसिबिलिटी है। जब आप जीवन में दो लोग गृहस्थ आश्रम में एक साथ चलते हैं तो कुछ खटपट होती है और कुछ कभी अलग होने का चांस भी आता है। तो ऐसे सरकमस्टांसेस में आपकी मैरिज सर्टिफिकेट आपकी मैरिज को प्रूव करने के लिए एक सफिशिएंट डॉक्यूमेंट है। अदरवाइज, क्योंकि जब आप कोर्ट को अप्रोच करेंगे कि आपकी शादी हुई थी और ऐसे ऐसे मेरे साथ हो रहा है, तो सबसे पहले आपको कोर्ट को ये एस्टैब्लिश करना पड़ेगा कि आपकी शादी हुई थी लीगली। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है, तो इसमें ये भी अपने आप में एक मुद्दा बन सकता है कि आपका जो स्पाउस है वो ये पहला डिफेंस ले कि हमारी तो शादी ही नहीं हुई है। हिंदू रीति से या किसी और रीति से करी लेकिन रजिस्टर्ड नहीं करवाया तो रजिस्टर्ड ही माना जाएगा एक तरह से, मतलब बेनिफिट मिल जाएगा थोड़ा सा उससे। जी, रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है एज पर लॉ। अगर आपने मान लीजिए हिंदू रीति रिवाज से शादी की है, किसी आर्य समाज मंदिर में, या प्रॉपर अपने रिश्तेदारों के साथ सामने सात फेरे लिए हैं, तो वो एक उसकी एक एविडेंशियरी वैल्यू है। बट आपको वो सब करना ही नहीं पड़ेगा अगर आपने मैरिज को रजिस्टर कराया है। मैरिज सर्टिफिकेट इज सफिशिएंट एविडेंस। सर हम ये जानना चाहते हैं क्योंकि अगर मैरिज होती है तो उसके अंदर कई बार क्या होता है, डिस्प्यूट्स आ जाते हैं या डाइवोर्स जी तक बात चली जाती है। तो कानून किन किन एक्ट्स को विवाह के अपराध की श्रेणी में लाता है? जी राजेश जी, सो शादी में जैसे दो लोग साथ रहते हैं, अपना घर अपनी लाइफ शेयर करते हैं, अपना सामान शेयर करते हैं, तो स्वाभाविक स्वाभाविक है कि उनमें खटपट भी होगी, कुछ डिस्प्यूट्स भी होंगे। तो वो डिस्प्यूट्स जब आपके कंट्रोल के बाहर चले जाते हैं, और उन डिस्प्यूट्स में सबसे एक बेसिक डिस्प्यूट होता है मेंटेनेंस का। एक एक टिपिकल एग्जांपल लेते हैं कि हस्बैंड वर्किंग है, वाइफ हाउस वाइफ है, घर संभालती है। तो वाइफ को अपने अपने जरूरतों के लिए जितना खर्चा चाहिए वो नहीं मिलता है, या बहुत कम मिलता है, या जो भी मिलता है वो शायद 10 बार 20 बार 50 बार बोलने से मिलता है। तो ये सब चीजें वैवाहिक ऑफेंसेस में, डिस्प्यूट्स में आती हैं। जो जैसे हमारा एक डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है। जो डोमेस्टिक वायलेंस में सिर्फ जो फिजिकल वायलेंस है वो ही वायलेंस नहीं मानी गई है। आपको जो अगर कोई गलत बात बोलता है तो वो एक वर्बल वायलेंस में आता है। आपको मेंटेनेंस या अपनी जरूरतों के लिए पैसा नहीं दिया जाता है तो वो फाइनेंशियल वायलेंस में आता है। आपको अगर फिजिकल वायलेंस है तो वो तो वायलेंस है ही, वो तो आईपीसी में भी एक ऑफेंस है। आपको जो है डराया धमकाया जाता है कि मान लीजिए किसी तरह से आपको बिहेव करने के लिए बोला जाता है,
या आपको कोई घर वालों से बोल के कोई गिफ्ट मंगाने के लिए बोला जाता है, जो कि दहेज वाली कैटेगरी में भी आता है। ऐसा कुछ किया जाता है, आपके किसी प्रियजन को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी जाती है, कि ऐसा कहा जाता है कि मैं तुम्हारे फैमिली के साथ या तुम्हारे भाई के साथ, तुम्हारे फला के साथ ऐसा कर दिया जाएगा अगर तुम ये नहीं करोगे या करोगी। तो ये सब चीजें जो है ये डोमेस्टिक वायलेंस का पार्ट है। और डोमेस्टिक वायलेंस में जो स्पाउस अगर कोर्ट को अप्रोच करे तो इन सब बातों का एक रिड्रेसल मैकेनिज्म है। ऐसे ही मेंटेनेंस के जो प्रोविजंस हैं वो हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में भी हैं, ऐसे और पर्सनल लॉज या और बाकी मैरिज लॉज में भी हैं। उसमें एक सेपरेट हाउस और रेसिडेंस का प्रोविजन भी है, उसमें बच्चों की मेंटेनेंस का प्रोविजन भी है। मेंटेनेंस जो है वो जो लमसम भी हो सकती है और मेंटेनेंस मंथली भी हो सकती है। उसमें मेडिकल एक्सपेंसेस लेने का प्रोविजन भी है। ऐसे ही डोमेस्टिक वायलेंस में कॉम्पनसेशन का प्रोविजन भी है। ऐसे हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं जिसमें रिलीफ डिमांड किया जा सकता है कोर्ट से। इट मीन्स भारतीय कानून शादी के बाद अगर कोई डिस्प्यूट्स होता है उसके लिए हम कोर्ट की शरण में जा सकते हैं भारतीय कानून के हिसाब से, और कानून हमें फैसिलिटीज देता है और हमारा हक हमें दिलवाता है। जी बिल्कुल जी राजेश जी। अगर कोई व्यक्ति शादीशुदा है और लेडीज भी शादीशुदा है, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति के साथ अफेयर हो जाता है जो अनमैरिड है, तो जी कानून इसे किस नजरिए से देखता है? जी राजेश जी, अच्छा सवाल है। तो इस सवाल में कुछ कॉम्बिनेशन परमुटेशन बनते हैं। जैसा कि एक केस आपने बताया, इसमें बेसिकली दो लोगों का अफेयर है। अब अगर दो लोग दोनों ही सिंगल हैं, अविवाहित हैं, तो किसी कानून को इसमें कोई आपत्ति नहीं है अगर वो वयस्क है दोनों। कॉम्प्लिकेशन तब आती है जब दोनों में से कोई भी एक पहले से विवाहित है। कुछ टाइम पहले तक हमारे इंडियन पिनल कोड में एक सेक्शन था 497, जिसमें कोई भी व्यक्ति अगर एक विवाहित महिला के साथ अफेयर करता है तो वो एक एडल्ट्री का ऑफेंस माना गया है। और उसके अकॉर्डिंग उसको जो है उसके खिलाफ शिकायत, एफआईआर और पनिशमेंट का प्रावधान था, जो कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्रक डाउन कर दिया है। और अब एडल्ट्री कोई ऑफेंस नहीं है जब तक दोनों जो पार्टनर हैं वो एक दूसरे की कंसेंट से इन्वॉल्व है। तो एडल्ट्री पहले तो मैरिज में ये एक ऑफेंस हुआ करता था, अब एडल्ट्री एक सिर्फ डिवोर्स का ग्राउंड बनकर रह गया है, क्योंकि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है वो एक क्रुएल्टी की फॉर्म माना है, जिसको हमारे दूसरे पार्टनर के ऊपर। और क्रुएल्टी इज ए ग्राउंड फॉर डिवोर्स इन इन ऑल रिलीजन। तो कोई भी एक पार्टनर अगर दूसरे पार्टनर को क्रूअल मैनर से ट्रीट करता है, अगेन क्रूअल्टी कुड बी फिजिकल, वर्बल, फाइनेंशियल, अगर ये सब क्रूअल्टी होती है तो वो जो है कोर्ट के पास जाके अपना डिवोर्स फाइल कर सकता है। तो ऐसे ही अगर आपका किसी का पार्टनर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इन्वॉल्व है, सिर्फ उस ग्राउंड के ऊपर आप डिवोर्स फाइल कर सकते हैं। और उसमें उसे डाइवोर्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जी, अगर आप ये सब्सटेंशिएट कर पाते हैं कि हाँ वाकई में अफेयर था। और सर ये मतलब हर धर्म के लिए लागू है? जैसे हम मुस्लिम पर्सनल लॉ में देखें तो उसमें भी ये एप्लीकेबल होगा, या क्रिश्चियंस में हम देखें, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट में तो हो गई है लागू। जी जी जी, जो कोडिफाइड लॉज है उनमें सब में ये लागू है। जो मुस्लिम पर्सनल लॉज हैं, जो मेल है उनको तो कोर्ट जाने की भी जरूरत नहीं है, वो ट्रिपल प्रोनाउंसमेंट जो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उस पे उससे वो डिवोर्स कर सकते हैं। जो फीमेल है उनके लिए स्पेशल एक्ट पास किया गया, कोडिफाइड लॉ है जो प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम वुमेन्स है। उसमें विमेन्स कैन ऑल्सो इनिशिएट ए डिवोर्स बिफोर ए कोर्ट। तो उसमें भी क्रुएल्टी एक ग्राउंड है।
तो क्रुएलिटी जनरली सब रिलीजन में एक ग्राउंड है टू इन्वोक डिवोर्स। सर आपने हमें भारतीय कानून के हिसाब से विवाह के बारे में बताया कि विवाह में कौन कौन से नियम होते हैं और विवाह कितने तरीके के होते हैं, और उसे रजिस्टर्ड करवाना अपनी मैरिज को बहुत जरूरी है, क्योंकि कई लीगल प्रोसेस ऐसे होते हैं जहां पर हमें ये मैंडेटरी है कि हम अपना रजिस्टर्ड मैरिज सर्टिफिकेट लगाएं। तो इसके लिए आपके सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें ये जानकारी दी। थैंक यू सर। थैंक यू राजेश।